बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्निका मोंटेना, इसकी सबसे पहली अलामत जो है ना वो है दुखन का एहसास। यानी इस अलामत को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम ये देखें कि चोट का ये एहसास कहाँ कहाँ मिलता है। और इलाज बिलमिसल में आप ये देखेंगे कि हमारे यहाँ ये दवा बहुत ज़्यादा चोट के हवाले से मशहूर है, क्योंकि हमारे तरीका इलाज का जो कानून है वो ये है कि जो दवा अलामात पैदा करती है वही ख़त्म करती है। तो इस तरीके से चोट का लगना सबब है, चोट का लगना सबब है ना। तो ये जबकि प्रूविंग के अंदर आर्निका से पैदा हुआ है, तो इसलिए चोट की दवा आर्निका क्यों हो सकती है? वो सिर्फ इसलिए हो सकती है कि इस दवा की प्रूविंग के अंदर एक एहसास है कि दुखन का एहसास, चोट लगने का एहसास, जैसे मारा पीटा गया, और ये एहसास होता है उसको उज़लात के अंदर। अब ये देखें कि हमने ये देखना है कि ये एहसास हमें कहाँ कहाँ मिलेगा। अगर तो हम इसको चोट तक महदूद कर देंगे तो फिर इससे बाहर तो हम नहीं निकल सकते हैं, सिर्फ एक लिमिट में है। और अगर आप चोट में भी देखें तो इसकी लिमिटेशन हमें पता लगती है कि आर्निका हमारी कहाँ तक दबा है। मिसाल के तौर पे एक शख्स आप देखते हैं, अगर चोट लगती है, एक्सीडेंट हो गया, हमारे पास आता है, एक तो ये कि उसको थोड़ा सा भी कोई चीज़ टच होगी तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, वो हाथ भी नहीं लगाने देगा। और दूसरा क्या होता है कि जैसे अगले दिन उठता है तो उठने में बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन थोड़ा सा जैसे जिस्म गर्म होता है तो उसके अंदर वो दर्दों में कमी आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अलामत रस्टॉक्स की हैं, जबकि आर्निका में क्या होता है कि वो छूने भी नहीं देता, मरीज़ को छूने से डरता है, टचिंग एग्रावेशन है चोट की जगह पर। अब इसका मतलब ये हुआ जब हम आर्निका देते हैं ऐसे मरीज़ को, तो मरीज़ के अंदर ये जो दुखन का एहसास है, जो हाथ भी नहीं लगाने दे रहा होता है एक्सीडेंट के बाद या चोट के बाद, वो ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद जो बाकी मांदा जिस्म के अंदर, उज़लात के अंदर जो अकड़ाव रहता है, जो उसे गर्मी से रिलीफ मिलता है, वहाँ ऑटोमेटिकली उसकी दवा रस्टॉक्स होती है जो आर्निका के बाद आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चोट के नाम के ऊपर हमने दवा के ऊपर नहीं जाना, बल्कि देखना है कि अगर वाकई चोट लगने के बाद ये हिस्ट्री आर्निका में आती है तो तब दवा आर्निका होगी, वरना नहीं होती। तो इसलिए ये एहसास हमने देखना है, दुखन का एहसास। अब ये देखिए ये हमें कहाँ कहाँ मिलेगा, चोट में तो अक्सर मिलेगा ही नहीं। इसके अलावा रेनल फेलियर में ये बहुत बड़ी दवा है। रेनल फेलियर कौन सा? अब देखें इसके पीछे सबसे बड़ी एक तो या तो डायबिटीज़ होती है या दूसरा हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन का मरीज़, शुगर के मरीज़ के रेनल फेलियर की बात नहीं कर रहा। जो हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, अगर आप उनकी रेनल बायोप्सी करवाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसकी जो नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, एट्रॉफी हो जाती है, उनकी सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। और उस एट्रॉफी के अंदर आपकी आर्निका बहुत बड़ी दवा है, और उसके बाद कालीफास का नंबर है। तो इसलिए यानी ये उसके अंदर जैसे क्रेटानिन, यूरिया बढ़ता है तो उसके जिस्म में दुखन का एहसास और थकन सी रहती है, वो ऑलरेडी आर्निका की तरफ हमें जो है ना रहनुमाई करती है। इसी तरीके से आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा पेन होते हैं मरीज़ के अंदर, और आर्निका कभी भी उस दुखन के एहसास के अंदर कभी फेल नहीं हुई। आप 1 में दें, फौरी रिलीफ देती है उस दुखन के एहसास को। इसी तरीके से जोड़ों का दर्द है, और वो दर्द भी क्या होगा कि मरीज़ दूर से आ रहा होगा तो दूर से हाथ से इशारा करेगा कि मेरे करीब ना हो, और उसकी चारपाई पे भी कोई मरीज़ बैठेगा तो उससे भी उसे दुखन का एहसास होता है, वो उसको भी करीब नहीं आने देता। ठीक है, तो ये यानी दुखन का एहसास हमें जहाँ भी मिलेगा, जोड़ों के दर्द में हो या ऊपर जो मैंने बाकी चीज़ें कही हैं। इसी तरीके से बुखार के अंदर है। अब बुखार में आर्निका बहुत कम देते हैं, लेकिन अगर थकन और दर्द है
तो आर्निका से बड़ी कोई अलामत नहीं है। अगर आप इस आर्निका को 2 लफ्ज़ों में कैद करें तो इसके लिए 2 लफ्ज़ बनेंगे, थकन और दुखन और दर्द का एहसास है। ऐसे दर्द जिनमें थकन और दुखन हो, तो ये आर्निका का बहुत बड़ी निशानी है। अच्छा, इसमें बिस्तर सख्त महसूस होता है, आपने अलामत पढ़ी है। बिस्तर सख्त क्यों महसूस होता है? जिस्म उसका दुखता है, और ये आपको बेड सोर्स इसमें मिलेंगे। और लंबे अरसे तक मरीज़ जब लेट लेट के थक जाता है तो उसमें भी बुनियादी तौर पर एक दुखन का एक एहसास होता है, जिसकी वजह से वो आर्निका के साथ मरीज़ मुमासलत में जाता है, जिसकी वजह से आर्निका उसकी बहुत बड़ी दवा है। दूसरी इसकी बड़ी अलामत इसकी गनूदगी है, और ये गनूदगी ख़ास किस्म की है। ये आप देखेंगे कि ऐसे मरीज़ जो लंबे अरसे तक बिस्तर पर लेटे रहते हैं और मायूस हो जाते हैं, मायूसी के बाद क्या होता है, कोमे में जाना शुरू हो जाते हैं। उससे पहले की हालत क्या होती है कि मरीज़ आंखें बंद करके लेटा रहता है, और उसको थोड़ा सा बुलाया जाए, हिलाया जाए, तो वो उसके ऊपर जवाब देता है, और उसके बाद फिर आंखें बंद करके वो लेट जाता है। तो आप ऐसी कैफियत में देखेंगे जब ये बिल्कुल लास्ट स्टेजेस के ऊपर मरीज़ होते हैं तो उनके अंदर ये कैफियत पाई जाती है। तो वहाँ ये आर्निका बहुत बड़ी दवा है। मैं कई ऐसे मरीज़ों को नहीं भूल सकता जो ऐसे लगता था कि कोमे के करीब हैं, और शायद ये वापस भी आते हैं कि नहीं आते, लेकिन सिर्फ एक अलामत पर आर्निका ने उनको बहाल किया, और वो इस वक्त अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर है। इसी तरीके से नफ्सियाती अमराज के अंदर ये सिर्फ जो इसकी अलामत है, ज़हनी अलामत, ये इस कैफियत में नहीं, नफ्सियाती मरीज़ भी आपके पास आएंगे। बहुत ज़्यादा साइको हैं, एंजाइटी के अंदर हैं, किसी से बात ही नहीं करते, और लंबे अरसे तक जब ऐसे होने के बाद मरीज़ के अंदर ग्लूकोज की कमी है, खाना पीना छोड़ चुका है, और वो आहिस्ता आहिस्ता गनूदगी में जाना शुरू हो जाता है। ज़ोर से कोई बुलाता है, जवाब देता है तो आंखें खोलता है, उसका रिप्लाई देता है, और उसके बाद दोबारा आंखें बंद करके गनूदगी में चला जाता है। तो आर्निका की ये बहुत बड़ी अलामत है, और दूसरी हमें नफ्सियाती अमराज में भी इसका, और इससे बहुत सारे केस जो है आर्निका से ये भी क्योर हुए हैं। इसी तरीके से इंतहाई कमज़ोरी के अंदर भी ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो उसके अंदर भी मरीज़ लेटा लेटा बाज़ औक़ात क्या होता है, जब मायूसी में आता है, होता है उसी वक्त है जब मायूसी में आता है, और मरीज़ फिर गनूदगी में जाता है, और गनूदगी में उसकी अलामत यही है कि जब आप उससे बात करेंगे, सवाल का जवाब देगा, उसके बाद दोबारा गनूदगी में चला जाएगा। जिल्द पर नीले दाग आर्निका की बहुत बड़ी अलामत है, और भी अद्वियात के अंदर है, लेकिन आर्निका का ये बहुत बड़ा साइन है। चूँकि आप देखते हैं कि इसका खून की नालियों के नीचे खून जमना शुरू हो जाता है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर निकलता है और जम जाता है, उसके बाद नीले दाग पड़ जाते हैं। जिल्द के नीले दागों के लिए ये बहुत बड़ी दवा है। आप ये देखते हैं कि जब भी चोट लगती है तो मरीज़ को नीले दाग पड़ते हैं, और कानून बिलमिसल के तहत जो अलामत पैदा होती हैं वो वही दवा ख़त्म करेगी। इस तरीके से आप अक्सर मरीज़ में देखेंगे कि ये आपको जो जरियाने खून के अक्सर मरीज़ आते हैं उनके अंदर भी अलामत मिलती हैं, जिस तरह हेमोफीलिया में आपको मिलेगा, या इसके मिलती जुलती दूसरी अमराज है जिनके अंदर ब्लीडिंग होती है, उनमें वहाँ लैक्सिस दवा होती है, करोटेलस दवा है, और इस तरीके से दूसरी जो जरियाने खून की दवाओं में से। लेकिन अगर उसके साथ मरीज़ में दुखन का एहसास पाया जाता है तो आर्निका तरजीही दवाओं में से एक दवा है। इसी तरीके से इसकी एक बहुत बड़ी अलामत जिस्म के अंदर होने वाले जो क्लॉट हैं उनको तहलील करती है ये, और ये इतनी बड़ी अलामत है, मेरे ख्याल में अगर आर्निका सिर्फ इसी एक अलामत की दवा होती तो इसका जो है ना एहसान होम्योपैथी के ऊपर काफ़ी था। अब ये देखें कि ब्रेन के अंदर क्लॉट, अक्सर मरीज़ हमारे पास आते हैं, कोमे में भी होते हैं, तो आर्निका की लिमिटेशन सिर्फ इस हद तक है कि वो क्लॉट को तहलील करती है। हमने यहाँ मेडिकल हॉस्पिटल में भी मैंने शायद पहले भी बताया था कि मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर हमारे केसेस थे, वहाँ कोमे के अंदर थे, उनका जब सीटी स्कैन कराया गया तो क्लॉट उनके ब्रेन में था, पूरा जिस्म पैरालाइज था। अच्छा, आर्निका की एक अहम जो अलामत है वो क्या है, ये क्लॉट को तहलील करती है, और ये इसकी बहुत बड़ी अलामत है। यानी आप ये देखें कि
कितने मरीज़ों को फालिज होता है और फालिज की एक खास क्लॉटिंग भी होती है। तो आर्निका का जो एक लिमिट है वो ये कि इसके क्लॉट को तहलील कर देती है। यानी हमने हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस लाइव देखे जो वहाँ एडमिट थे और कोमे के अंदर थे, उनके ब्रेन के अंदर क्लॉटिंग थी। तो जब आर्निका दी गई तो जस्ट 1 से 2 हफ्ते के अंदर जब उनका दोबारा स्कैन करवाया गया तो उनके क्लॉट क्लियर हो चुके थे, लेकिन मरीज़ स्टिल पैरालाइज था। इसका मतलब ये है कि आर्निका क्लॉटिंग को तो तहलील करती है, लेकिन उसके बाद जो बाकी उसका काम है, आर्निका का काम वहाँ ख़त्म होता है और बाकी जितनी भी उसके अद्वियात हैं जो उसके नर्व्स के हवाले से हो सकती हैं, कासिगम, कालीफास, स्टॉक्स या अदर जलसीमियम या जो भी आप अलामात के हिसाब से दें मरीज़ के, तो उसके बाद फिर उनका नंबर आता है। तो बुनियादी तौर पर क्लॉटिंग के लिए ये बहुत बड़ी दवा है। इसी तरीके से आप देखें लिवर सिरोसिस के अंदर, लिवर सिरोसिस में क्या होता है कि लोब्यूल्स हैं, लोब्यूल्स की नालियाँ क्या होती हैं, तंग हो जाती हैं और तंग होने के बाद वहाँ क्या होता है, खून की सप्लाई कम होती है और उसके बाद जो लिवर है वो ऐसा ऐसा सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तो आर्निका वहाँ भी बहुत बड़ी दवा है। यानी ये लास्ट स्टेजेस के अंदर इतनी गहरी ये दवा असरअंदाज होती है। इसी तरीके से थे डीवीटी के अंदर, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है एक, अक्सर ज़्यादातर ख़वातीन के अंदर ये बीमारी पाई जाती है। हमारे टांगों के अंदर जो डीप वेन है उनके अंदर क्लॉटिंग हो जाती है और मरीज़ की टांगें सूख जाती हैं, सीवियर पेन होता है। और इसमें जो अदर इलाज हैं वो अपने तरीके से इलाज करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि होम्योपैथिक इलाज इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है और बहुत जल्द क्योर भी कर देता है, क्योंकि जैसे ही आप उसमें एक तरतीब के साथ मियाज़मेटिक दवाएं देते हैं, आर्निका भी उसमें वहाँ इसकी पहली और तरजीही दवा है। तो जब आप मियाज़मेटिक दवाओं के साथ आर्निका देते हैं और बाकी हिस्ट्री के साथ जो तरतीब के साथ जो दवाएं आती हैं उसको चलाते हैं, तो मरीज़ मेरे ख्याल में जितना जल्दी ठीक होता है, बाकी तरीका इलाज में इतना जल्दी डीवीटी के केस ठीक नहीं होते। तो वहाँ भी ये क्लॉटिंग के प्रॉब्लम है जिसको आर्निका सॉल्व करती है। इसमें कुछ खौफ भी पाए जाते हैं। मसलन एक बहुत अहम और अजीब सी अलामत है, वो ये है कि मरीज़ बीमार होने के बावजूद कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ। यानी अगर बुखार भी है तो उसमें कहेगा, नफसियाती अमराज में भी आपको ऐसे मरीज़ मिलेंगे, वो कहेंगे नहीं बहुत बीमार होंगे, और उसके बावजूद जब आप उसको कहेंगे कि दवा की बात करेंगे, इलाज के हवाले से आप उनसे गुफ्तगू करेंगे, वो कहेंगे मैं तो ठीक हूँ, मैंने तो डॉक्टर के पास नहीं जाना, किस चीज़ का इलाज करवा रहे हो। तो यानी मरीज़ बीमार होने के बावजूद क्या कहता है कि मैं ठीक हूँ, जबकि वो सख्त बीमार होता है। इसी तरीके से टकराने का खौफ इसके अंदर पाया जाता है कि कोई इससे आके टकरा ना जाए। जोड़ों के दर्द में भी उसके अलावा भी अगर ये खौफ पाया जाता है तो आर्निका एक बहुत बड़ी दवा है। आखिरी इसकी अहम अलामत जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो ये है कि इसके अंदर टॉक्सिविटी पाई जाती है आर्निका, और उससे क्या होता है, एक ताफुन पैदा होता है, इसके अखराजात में ताफुन होता है और मरीज़ के अंदर जो टेम्परेचर है उसमें हाई होता है। और उसमें क्या होता है कि मरीज़ का सिर्फ जो है सर गर्म होगा, बाकी जिस्म क्या होता है ठंडा होता है, सर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो उसके अंदर जब टॉक्सिविटी होती है तो उसमें मरीज़ के अंदर थकन, ताफुन, उसके अखराजात में बदबू और सवेर शदीद किस्म का टेम्परेचर पैदा हो जाता है। और ये अलामत आपको कहाँ मिलती है, ये प्रसूती बुखारों में आपको मिलेगी डिलीवरी के बाद जो अक्सर होते हैं। और वहाँ बाज़ का ये होता है कि कोई क्लॉट अगर अंदर रह जाए उससे क्या होता है, टॉक्सीमिया हो जाता है, अंदर ताफुन फैलता है और उससे जहर फैलने की वजह से टॉक्सिविटी होती है और फिर मरीज़ा को सवेर टेम्परेचर होता है बाज़ का, उसके लिए वो जानलेवा भी हो सकता है। इतना तो आर्निका क्या करती है, सिर्फ उसकी क्लॉट को भी बाहर निकालती है, उसके ताफुन को भी ख़त्म कर देती है और मरीज़ को ठीक करती है। वहाँ पर आर्निका बहुत बड़ी दवा है, उसके साथ पायरोजिनम 2 बड़ी अहम दवाओं में से हमारे पास।